नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ क्लासेज में। मैं मोहन सिंह और हमारा विषय चल रहा था विज्ञान और हमारी कक्षा चल रही थी। आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कक्षा 10 में हमने लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है, अध्याय 1, जिसका नाम है मानव और भोजन और मानव स्वास्थ्य। तो इससे संबंधित आपकी 4 वीडियो डल चुकी हैं और आज ये कौन सी वीडियो है? 5वीं वीडियो है। तो अब तक हम इस लेसन में भोजन, संतुलित भोजन, कुपोषण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जल। जल के बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जल। इसके बारे में हम यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या अध्ययन करना है? जैसे पीने योग्य जो जल होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं, पीने योग्य जल के क्या क्या कार्य होते हैं, जो पानी हम पीते हैं उससे क्या फायदा होता है, और दूषित जब जल हो जाता है, गंदा जल हो जाता है तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले जल की बात करते हैं तो जल का सूत्र आपको मालूम होगा। तो जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, जल मुख्य हम नदी, तालाब, झीलों से और जीवों से मिलता है, आप सभी जानते हो। अब अगर इसके निर्माण की बात करें कि जल का निर्माण कैसे होता है, तो देखो H2 + O2 ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। लैब में प्रयोगशाला के हिसाब से बता रहे हैं हम कि जल का निर्माण हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी साधारण सी बातें हैं, इसका सूत्र, ये जल और ये निर्माण। उसके बाद बात करते हैं जल के क्या क्या गुण होते हैं। तो पीने योग्य जल होता है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं? पहला गुण होता है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या घुली हो? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। ऑक्सीजन घुली हो, पर्याप्त मात्रा में क्या हो? ऑक्सीजन घुली हुई हो। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो। पर्याप्त मात्रा में क्या घुली हुई हो? ऑक्सीजन घुली हुई हो। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट गुण है, इसका पीएच मान कैसा होना चाहिए? संतुलित हो। पीएच मान कैसा होना चाहिए? संतुलित। जैसे कि शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान, जल उदासीन होता है और पीएच मान कितना होता है? 7। अब पीएच मान के लिए हमारे पास एक अलग से लेसन है, वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। वैसे पीएच का मतलब होता है किसी भी मिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम आता है उसे तो पीएच स्केल कहते हैं, और पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। तो संतुलित जो जल होता है, हम कहें कि शुद्ध जो जल होता है, उदासीन जो जल होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तीसरा, जो पीने योग्य जो जल होता है वो गंधहीन होना चाहिए, उसमें कोई गंध नहीं आनी चाहिए। गंधहीन होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए, यानी कोई कलरलेस होना चाहिए। कोई कलर नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो कि जल का कोई कलर नहीं होता। उसमें कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए, पीने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कलरलेस होना चाहिए, यानी कि रंगहीन होना चाहिए। चौथा, जो इसका पीने योग्य जल का है उसमें आंखों से दिखाई देने वाली कुछ वस्तु या कण नहीं होने चाहिए। आंखों से दिखाई देने वाले उसमें क्या नहीं होने चाहिए? कण नहीं होने चाहिए, कोई पदार्थ नहीं गिरा होना चाहिए जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा हो। ठीक है, और लास्ट है, उसमें कोई सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। तो ये पीने योग्य जल के क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो देखिए दोबारा से, सूत्र होता है H2O, निर्माण हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। पीने योग्य जल के क्या क्या गुण होते हैं? देखिए, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, पीएच संतुलित होना चाहिए, यानी शुद्ध जल का पीएच, उदासीन जो जल होता है 7 पीएच होता है, गंधहीन और कैसा होना चाहिए? रंगीन होना चाहिए, कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, और कोई उसमें कलर नहीं होना चाहिए। आंखों से दिखाई देने वाले कोई कण नहीं होने चाहिए उसमें, और सूक्ष्म जीव वगैरह उसमें गिरे हुए नहीं होने चाहिए। तो ये पीने योग्य जल के गुण होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में पीने योग्य जल के क्या गुण होते हैं, तो ये मुख्य गुण है जो पीने योग्य जल में होते हैं। अगर किसी जल में ये गुण पाए जाते हैं तो पीने योग्य जल है, अन्यथा पीने योग्य जल नहीं होता। जैसे कि उसमें स्मेल आ रही है तो पी नहीं सकते, पीने योग्य नहीं होता। अगर उसमें कोई कलर डाल दिया, रंग डाल दिया, तो पीने योग्य नहीं होता। अगर उसका पीएच संतुलित नहीं है, अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं घुली, उसमें कोई सूक्ष्म गिरा हुआ है, और आंखों से दिखाई देने वाले कोई कण, धूल, मिट्टी, पत्ते वगैरह गिरे हुए, तो पीने योग्य नहीं होता है। तो ये पीने योग्य जल के क्या होते हैं? हमारे गुण होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसमें कि जो जल होता है हमारा, उस जल के क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जल के क्या क्या कार्य हैं।
अगला टॉपिक है हमारा कि जो जल होता है, जल के क्या कार्य, पीने योग्य जो जल है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, यानी कि जल हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में, हमारा शरीर जो है मुख्य रूप से जल का बना होता है। काफ़ी हद तक लगभग 90% हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। जल कई कार्य करता है। तो जल क्या क्या कार्य करता है देखिए, आप दैनिक जीवन में जानते होंगे। पहला, अधिक मात्रा में जल पीने से पथरी की समस्या नहीं रहती। पथरी की समस्या नहीं रहती है। किसकी समस्या नहीं होती है? पथरी की समस्या नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पथरी की संभावना क्या होगी? बहुत ही कम होगी। पथरी क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम के छोटे छोटे कण जब जाते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट, विज्ञान की भाषा में नहीं है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के टुकड़े जम जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? पथरी कहते हैं। तो पथरी की संभावना कम रहती है, पथरी नहीं होती है। दूसरा, चर्बी नहीं जमती है। चर्बी जिसे हम क्या कहते हैं? वसा। चर्बी नहीं जमती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पियोगे तो चर्बी नहीं जमा होती है, यानी कि मोटापा, चर्बी नहीं है जमा होगी तो मोटापा नहीं आएगा, तो चर्बी नहीं जमा होती है। तीसरा, थकान का अनुभव नहीं होता है हमें। थकान का अनुभव नहीं होता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो थकान का अनुभव नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि हम कहीं किसी के घर जाते हैं तो जाते से पानी पिलाया जाता है, क्योंकि हम बहुत दूर से आ रहे होते हैं, थके होते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पानी में क्या है? वो है यानी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जाती है हमें क्या प्राप्त करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। तो पर्याप्त मात्रा में जल पीने से हमें ऊर्जा मिलेगी, और जब ऊर्जा मिलेगी तो हमें किसका अनुभव नहीं होता है? थकान का अनुभव नहीं होता है। तो नेक्स्ट गुण इसका ये होता है कि पथरी समस्या नहीं, चर्बी जमा नहीं होती है, और हमें किसका अनुभव नहीं होता है? थकान का अनुभव नहीं होता है। क्योंकि जैसे पानी, अगर पानी जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर जो कण हैं वो क्या होंगे? उनको तोड़ देगा, और क्या होंगे? बाहर होंगे और जमा नहीं होंगे, और जमा नहीं होंगे तो हमें इसकी समस्या यानी पथरी की समस्या नहीं आती है। नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे जल क्या करता है? हमारे शरीर से जो विषैले पदार्थ होते हैं, विषैले और हानिकारक पदार्थों को क्या करता है? हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। विषैले और हानिकारक पदार्थों को क्या करता है? ये बाहर निकालता है। क्योंकि हम पानी पिएंगे तो हमको पता है कि हमारे शरीर में तंत्र कार्य करता है, उत्सर्जन तंत्र, जिसमें वक्र होते हैं, जो हमारे रक्त के द्वारा जो आए हुए विषैले हानिकारक पदार्थ हैं उनको मूत्र के द्वारा क्या कर देते हैं? बाहर निकालते हैं। और मूत्र क्या बनता है? जो हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो उसी से मूत्र बनता है। तो वो शरीर से विषैले हानिकारक पदार्थों को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। और जब ये बाहर निकल जाएंगे तो हमें कोई समस्या होगी नहीं, तो हमें बीमारी से क्या रहेंगे? हम बचे रहते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिए, अनावश्यक चर्बी नहीं जमा होती, पथरी नहीं होती है, और विषैले और हानिकारक पदार्थ निकल जाते हैं। और देखिए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे शरीर में रक्त है, रक्त परिसंचरण में हम पढ़ेंगे, रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो प्लाज्मा होती है, एक रक्त कणिका होती है। तो रक्त में एक प्लाज्मा भाग पाया जाता है। प्लाज्मा में क्या होता है? 98% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो जल क्या करता है? आवश्यक पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। आवश्यक पदार्थों का क्या करेगा? परिवहन करेगा, जो हमारे लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। आवश्यक पदार्थों का क्या करता है? ये परिवहन करता है। परिवहन का मतलब लाने ले जाने का, रक्त के द्वारा परिवहन होता है। अब रक्त में प्लाज्मा, और प्लाज्मा में 98% जल पाया जाता है। तो हम क्या कह देते हैं कि जो जल होता है वो आवश्यक पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट का कार्य, लाने ले जाने का कार्य ये करता है। दूसरा ये हो गया। और जैसे कि मान लीजिए अगर आप पर्याप्त मात्रा में जल पियोगे, जैसे सर्दी है, हमें जुकाम है, इस प्रकार की बीमारियों का क्या होता है? खतरा कम होता है। सर्दी जुकाम बीमारियों का खतरा क्या होगा? कम होगा। हमें इनके खतरा यानी खतरे इन बीमारियों से ग्रसित होने की हमारी संभावना क्या रहती है? कम होती है। ये भी एक फायदा होता है हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से। अगला है, जो कई प्रकार की बीमारियां हैं, बीमारियों का खतरा भी टल जाता है, और हमारे शरीर का ताप क्या रहता है? संतुलित बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे शरीर का ताप कैसा बना रहता है? संतुलित बना रहता है। तापमान में कोई घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं होती है। जो हमारे शरीर का निश्चित तापमान है, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस, वो तापमान क्या होता है? बना रहता है। तापमान को संतुलित बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है? हमारा ये जल करता है। तो ये जल के क्या है? मुख्य कार्य हैं। और इसके अलावा
ऊष्मा, और जैसे ऊष्मा के परिवितरण में सहायता करता है, क्योंकि जल पिएंगे तो एनर्जी ऊर्जा मिलेगी, और उस ऊर्जा का वितरण क्या होगा, समान रूप से होगा। और जब ऊर्जा का वितरण समान रूप से होता है तो हमारा ताप भी क्या रहता है, संतुलित बना रहता है। तो ये जल के मुख्य मुख्य कार्य है। जैसे देखिए, पथरी की समस्या नहीं होती, हमें चर्बी जमा नहीं होती है, थकान का अनुभव नहीं होगा, शरीर से विषैले और हानिकारक पदार्थों को क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा। रक्त में प्लाज्मा, और प्लाज्मा में 98% जल पाया जाता है, जो आवश्यक पदार्थों को क्या करेगा, परिवहन करेगा। सर्दी जुकाम और अन्य बीमारियों का खतरा क्या रहता है, हमें कम रहता है अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे, और हमारे शरीर का ताप संतुलित बनाए रखता है। ऊष्मा का वितरण समान रूप से करता है। सातवां अगला पॉइंट क्या है, ये जल होता है जो ऊष्मा का वितरण कैसे बनाए रखता है, समान वितरण बनाए रखता है। वितरण कैसे करता है, समान करता है, यानी ऊष्मा को समान रूप से सभी जगह क्या कर देता है, ये पहुंचा देता है। तो ऊष्मा के वितरण को क्या करता है, समान रूप से ये बनाए रखता है। तो ये हमारे जो पीने योग्य जल है उसके क्या है, मुख्य मुख्य कार्य है। और वो एक बात तो आपने सुनी होगी, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जल के बहुत सारे कार्य होते हैं, अगर जल नहीं होगा तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये जल के मेन हमारे मुख्य मुख्य कार्य हैं। अब आगे देखते हैं, और एक और बता देता हूँ मैं आपको, 8वां, रोगों से लड़ने की हमारी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है रोगों से लड़ने की क्षमता। ये भी हमारे पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से ये क्षमता भी हमारी क्या होती है, बढ़ती है। तो देख लीजिए दोबारा, पथरी की समस्या कम होती है, चर्बी नहीं जमा, अनावश्यक चर्बी का मतलब अनावश्यक, यानी जो चर्बी हमें नहीं चाहिए वो अनावश्यक चर्बी यहाँ पर जमा नहीं होती है। थकान का अनुभव हमें कम नहीं होता है। विषैले पदार्थ और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है। सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों का खतरा हमें कम रहता है। ताप संतुलित रहता है। ऊष्मा के वितरण को समान रूप से बनाए रखता है, और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उन्हें बनाए रखता है, बढ़ाता है और बनाए रखता है। जब ये रखेगा तो हमें क्या होगा, अन्य समस्याएं हमें नहीं आएंगी और हम बीमार क्या होंगे, कम से कम होंगे। तो ये पीने योग्य जल के क्या होते हैं, कार्य होते हैं। जल हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद ये सारे के सारे कार्य करता है। नेक्स्ट, अब देखो, पहला तो हमने पढ़ा कि पीने योग्य जल के क्या गुण हैं, उसके बाद हमने पढ़ा पीने योग्य जल के क्या कार्य हैं, और अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जब जल दूषित हो जाता है, दूषित का मतलब अगर उसमें कुछ ऐसी चीज डल जाती है जो हमें पीने योग्य नहीं रहता, कोई सूक्ष्म जीव, कोई आँख को दिखाई देने वाले कण, और उसकी गंध में परिवर्तन हो जाए, पीएच में परिवर्तन हो जाए, जिससे वो पीने योग्य ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है, दूषित जल कहा जाता है। तो दूषित जल के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं वो देखते हैं हम। देखो, तो जब दूषित हो गया जल, दूषित का मतलब पीने योग्य नहीं रहा, जो पीने योग्य नहीं रहा तो उसके क्या होंगे, दूषित प्रभाव होंगे। दूषित का मतलब है बुरा प्रभाव, जो बुरा प्रभाव डाले हमारे शरीर पर उसे क्या कहते हैं, दूषित। बेकार प्रभाव, दुष्प्रभाव, या दुष्प्रभाव भी सुना होगा आपने। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल का मतलब होता है कि ऐसा जल हमारे लिए जो पीने योग्य नहीं रहता है, जिसे हम पी नहीं सकते, उसे क्या कहा जाता है, दूषित जल कहा जाता है। तो देखिए, तो पहला प्रभाव दूषित जल का क्या होता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। सबसे पहला कि हम दूषित जल पिएंगे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हैजा है, पीलिया है, पेचिस है, दस्त है, इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। और दूषित जल पीने से विभिन्न प्रकार की क्या हो जाएंगी, हमको बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। दूसरा, जो जलीय जीव है, जो जल में रहने वाले हैं, जलीय जीवों को क्या होती है, हानि होती है। जो पानी जिस नदी का पानी, उसमें कोई फैक्ट्री का गंदा पानी मिलेगा तो दूषित, उसमें जो जलीय जीव जल के अंदर रह रहे हैं उन्हें क्या होगी, हानि होगी, आप क्या हो सकते हैं, और मर भी सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर जल में क्या होगा, जल में धात्विक यानी धात्विक और अधात्विक अशुद्धियां अगर मिलेंगी, धात्विक और अधात्विक अशुद्धियां अगर मिलती हैं, ये कहाँ से आती हैं, जो फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी होता है उसमें धातु और अधातु मिली होती है। अगर वो अशुद्धियां आती हैं तो जल को क्या कर देती हैं, दूषित कर देंगी। और जल में दूषित करने से क्या होगा, इन अशुद्धियों से क्या होता है, देखो, इन अशुद्धियों से होता है
कि जल में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव कौन से लाभदायक, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो लाभदायक होते हैं। सूक्ष्म जीव यानी कि जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और मर जाते हैं तो वो पानी भी हमारे लिए कोई काम का नहीं रहता, क्योंकि हमारे लिए कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं। दूषित जल में अगर ये अशुद्धियाँ होंगी यानी पीने योग्य जल होगा और उसमें ये अशुद्धियाँ मिलेंगी तो दूषित जल हो जाएगा। और दूषित जल से क्या होंगे, जो लाभदायक सूक्ष्म जीव वो भी क्या होते हैं, हमारे मर जाते हैं। एक नुकसान ये होता है हमें। और क्या होता है कि आपने क्या कहते हैं प्राकृतिक संसाधन में पढ़ा था, एक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। अगर आपको ध्यान हो तो खाद्य श्रृंखला नेक्स्ट क्लास में या जो चैप्टर जब हम चलेगा बाद में तो उसमें हम बताएंगे। 19वें चैप्टर में जैव विविधता में खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला का मतलब है कि इस प्रकृति में, इस पर्यावरण में एक जीव दूसरे जीव पर खाने के लिए क्या रहता है, निर्भर रहता है। तो एक कड़ी सी बन जाती है, उससे एक जीव दूसरे जीव से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है। उसे क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला क्या हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। क्या हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। क्या हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी। असंतुलित का मतलब कि एक जीव की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एक जीव की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये दूषित जल से हमें क्या होंगे, ये दुष्प्रभाव होते हैं। ठीक है, और भी कोई प्रभाव हो सकते हैं, जलीय जीवों को भी हो सकते हैं या इंसानों को हो सकते हैं, धरती पर रहने वालों या पशु पक्षियों को भी हो सकते हैं। तो और भी बहुत सारे प्रभाव हैं जो हमें होते हैं। जलीय बीमारियां भी हमें इनसे हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। दूषित जल के प्रभाव, इसी के साथ हमारा जल टॉपिक खत्म हो जाता है। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।